तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फेसियोला। फेसियोला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कैसे, तो कुछ हम लोग इसमें की पॉइंट्स देख लेते हैं, है ना। जब भी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़े तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में, हमारे याद में होना चाहिए। पहला ये कि फेसियोला का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? वेल डेवलप्ड। क्यों वेल डेवलप्ड होता है? क्योंकि एक तो इसका कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल है, ये किसी दूसरे जीव में एक परजीवी के तौर पे रह रहा है, तो परजीवी जीवन जीने के लिए इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सुविकसित होता है। ठीक है। दूसरा, ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब एक ही जीव में दोनों पाए जाएंगे, टेस्टिस भी पाया जाएगा, ओवरी भी पाया जाएगा, है ना। मतलब ये द्विलिंगी होते हैं, है ना। एक में ही मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा फेसियोला है, फेसियोला उतना बड़ा साइज का नहीं होता है जीव, तो उनमें जो मेल गोनैड और फीमेल गोनैड्स हैं, है ना, ये टेस्टिस और ओवरी है। ठीक है। तो इन दोनों ऑर्गन्स को जगह देने के लिए, भाई आपके घर में या आपके इस रूम में अगर कोई बाहर से आ गया, हम लोग जितने हैं अगर बाहर से आ गए तो आपको जगह देने के लिए किसी को हटाना पड़ेगा ना, है ना। तो क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ हमको रखना है, क्योंकि दोनों साथ साथ में है। हम नहीं बोल रहे कि ओवरी है टेस्टिस नहीं है, टेस्टिस है ओवरी नहीं, दोनों के दोनों है। तो दोनों को हमको जगह देना है, तो उसके लिए क्या करता है, ये इन दोनों को जगह देने के लिए कुछ सिस्टम को हटा देता है, एब्सेंट कर देता है। समझ आया? एक प्राथमिकता नाम की भी चीज होती है, प्रायोरिटी, कि किसको हमको पहले रखना है किसको बाद में। तो ये क्या करते हैं, इन दोनों को प्रायोरिटी देता है, जबकि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम, इन दोनों को प्रायोरिटी देने के लिए देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता। रुधिर परिवहन तंत्र है, नहीं है, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नहीं है। श्वसन कर तो रहा है लेकिन उसका कोई तंत्र है क्या? नहीं है। तो इनको प्राथमिकता देने के लिए कुछ तंत्र इनमें अनुपस्थित होते हैं। कुछ को हटा दिया, जगह अपने आप बन गया, है ना। समझ आया? अगला देखो, फेसियोला क्या करते हैं, चूंकि इनका लाइफ साइकिल बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है लाइफ साइकिल? क्योंकि इनका जो जीवन है 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। कितने होस्ट में? 2 होस्ट में। एक आपका भेड़ है और दूसरा आपका घोंघा है। तो सोचिए, भेड़ से वो पानी में जा रहा है, पानी से फिर घोंघे में जा रहा है, घोंघे से फिर भेड़ में जा रहा है। फिक्स नहीं है कि एक ही जीव में रहेगा। हो सकता है मर जाए आधे रास्ते पे, पानी में रहे लेकिन मर जाए। हो सकता है कि भेड़ के शरीर में मर जाए, है ना। हो सकता है कि घोंघा आपके शरीर में पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। तो उसके चांसेस जो है, जीवित रहने की जो संभावना है वो कम हो जाती है ना। एक तो पहला क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ साइकिल। दूसरा, इनकी सर्वाइवल और चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है वो कैसे हैं, कम है। एक टाइमिंग होता है जिस टाइमिंग तक उसको भेड़ के शरीर में पहुंचना चाहिए, घोंघे के शरीर में पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंचा तो खत्म। तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम है। कम को ऐसे शो कर दो, ठीक। अब सोचिए, जीवन चक्र उसका जटिल, जीवित रहने की संभावना कम, तो क्या करेंगे ये अधिक से अधिक अंडे देते हैं। अंडे ज्यादा देने का रीजन क्या है कि अगर हम ज्यादा अंडे देंगे तो कुछ ना कुछ तो आगे जीवित रहेंगे ना। अगर एक अंडा देगा, मर गया, तो क्या आगे उसका वंश बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। लेकिन बहुत सारे अंडे देंगे, चांसेस हैं कुछ अंडे मर जाए तो कुछ अंडे तो बचें, है ना। तो क्या करते हैं, ये
कॉम्प्लिकेटेड और चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होने के कारण ये बहुत ज्यादा संख्या में, लार्ज नंबर में क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ताकि आधे अंडे मर भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े। समझ आया? ठीक है। अगला, फेसियोला में अगर हम देखें तो इनके शरीर पर जो हम बोल रहे हैं टेस्टिस और ओवरी दोनों पाए जाते हैं, तो अगर हम देखें ये एक प्रकार से हम फेसियोला को बनाते हैं, तो इनमें टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस बीच से लेकर के आखिरी तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ आखिरी तक ये फैला हुआ रहता है। कहाँ से कहाँ तक? मध्य भाग से, शरीर का 3 भाग है, ऊपर, मध्य और नीचे, तो बीच से लेकर के आखिरी सिरे तक टेस्टिस जो है वो ब्रांच के रूप में बटा हुआ रहता है। हमको टेस्टिस कैसा नजर आएगा? शाखे। बीच से आखिरी तक इसका टेस्टिस जो है वो हमको नजर आता है। लिख दे रही हूँ, मिड टू पोस्टीरियर एंड कैसा होता है? ब्रांच होता है। एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है। कितना? 1 पेयर टेस्टिस, एक राइट एक लेफ्ट, है ना। हम आगे देखेंगे जब उसके गोनाड्स को देखेंगे। ठीक है। अब देखिए यह जो टेस्टिस है, टेस्टिस कैसा होता है? टेंडम टाइप का होता है। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? टेंडम। टेंडम मीन्स अगर हम देखें इसके टेस्टिस को, तो देखिए इसका जो आप अगर देखेंगे इसके टेस्टिस के स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो इसका जो राइट टेस्टिस होता है, ये आप देख रहे हैं, राइट टेस्टिस आगे की ओर बढ़ा रहता है। ये देखिए ये थोड़ा सा आगे की ओर है। टेंडम मतलब दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों अगर एक समान ऐसे रहते तो हम टेंडम नहीं बोलते। एक बड़ा एक छोटा है ना, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है राइट टेस्टिस और ये है लेफ्ट टेस्टिस। तो राइट टेस्टिस थोड़ा सा आगे की ओर होता है, लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा पीछे की ओर होता है। तो एक आगे एक पीछे है। इसी अरेंजमेंट को हम टेंडम अरेंजमेंट या टेंडम टाइप टेस्टिस कहते हैं। क्लियर है? कौन आगे है? राइट, है ना। लेफ्ट थोड़ा पीछे है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये तो टेस्टिस की बात हो गई। टेस्टिस से स्पर्म्स रिलीज होंगे, वो कैसे रिलीज होंगे हम देखेंगे आगे। फीमेल फेसियोला की बॉडी पर, ये जो फेसियोला है, अभी हम इसका वेंट्रल व्यू नहीं देख रहे हैं, हम डॉर्सल व्यू देख रहे हैं। तो इसके डॉर्सल व्यू में एक कैनाल होता है, एक ओपनिंग होता है। ठीक है, इस ओपनिंग कैनाल को बोलते हैं लॉरल्स कैनाल। इसके डॉर्सल साइड पर पाया जाता है। फेसियोला के डॉर्सल साइड पर एक कैनाल होता है जिसको बोलते हैं लॉरल्स कैनाल। किधर होता है? डॉर्सल साइड। वेंट्रल साइड पे तो वो सभी चीजें होंगी आपके, ओरल सकर, वेंट्रल सकर, गोनोकोर, एसिटाबुलम सब होंगे। डॉर्सल साइड पर एक छेद होता है, हमने छिद्र में पढ़ा था, लॉरल्स कैनाल पाया जाता है। अभी लॉरल्स कैनाल का काम क्या है? टेस्टिस से क्या रिलीज होगा? क्या रिलीज होगा? स्पर्म्स, है ना। इससे स्पर्म्स रिलीज हुआ, गोनोकोर के थ्रू निकल जाएगा। इस स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में लेगा कैसे? देखो हमने बोला कि मेल और फीमेल एक ही जीव में होते हैं, लेकिन एक ही जीव के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। 2 फेसियोला की जरूरत पड़ेगी। एक फेसियोला के गोनोकोर से स्पर्म्स रिलीज होगा। ये अगर यहाँ पे मैं बताऊं तो ये एक फेसियोला है, ये दूसरा फेसियोला है। ठीक है, 2 फेसियोला आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं। कैसे? देखिए, इसके इस टेस्टिस से क्या रिलीज होगा? यहाँ पे गोनोकोर है, गोनोकोर से
इसके डॉर्सल साइड पे, ये वेंट्रल साइड की बात हो रही है या डॉर्सल साइड की बात हो रही है? ये पहला फेसियोला, ये दूसरा फेसियोला, ठीक है। इसके डॉर्सल साइड पर ये है लॉरल कैनाल, स्पर्म्स इसी के द्वारा प्रवेश करेगा, है ना। शरीर के अंदर आने के लिए भी तो कोई ना कोई छिद्र चाहिए ना स्पर्म्स के, है ना, तब तो मैटिंग होगी। तो ये क्या करता है, इसके दोनों पोर से रिलीज हुआ, और दूसरे फेसियोला, हम मेल और फीमेल नहीं बोल रहे हैं, समझना, फेसियोला वही है, लेकिन दूसरे फेसियोला के लॉरल्स कैनाल के द्वारा इसको अंदर चला जाएगा। और लॉरल्स कैनाल किसका पार्ट होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मतलब फीमेल के साइड पे चला गया तो ओवा वहां बन रहा है, फ्यूज करेगा, समझ आया। तो लॉरल्स कैनाल जो है डॉर्सल साइड्स पे होते हैं, जो मेल गैमीट स्पर्म्स को रिसीव करते हैं, क्लियर है ना। अब चलिए, मेल और फीमेल जो अपर्चर होते हैं वो एक ही अपर्चर होते हैं, ठीक है, एक चैम्बर पे खुलते हैं। मेल एंड फीमेल जेनाइटल अपर्चर जो है, जिसको आप गोनोपोर कहते हो, है ना, ये दोनों के दोनों इस जगह पे, ये जो गोनोपोर है ना, इस गोनोपोर में एक चैम्बर होता है जिसको बोलते हैं अपन कॉमन जेनाइटल चैम्बर। क्या बोलते हैं? कॉमन जेनाइटल चैम्बर। कॉमन मतलब दोनों का एक जैसा ही है, एक ही है। कॉमन मतलब ये जो जैसे गेट है कॉमन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। हमारे आने और जाने के लिए अलग अलग गेट हैं क्या? नहीं है। गर्ल्स भी उसमें आ रहे हैं, बॉयज भी आ रहे हैं, कॉमन है। तो ये एक चैम्बर है जहाँ पे दोनों के दोनों छिद्र, मेल का और फीमेल का, मतलब टेस्टिस और ओवरी दोनों एक ही जगह पे खुलेंगे। ये इधर टेस्टिस खुलता है तो इधर ओवरी खुलता है, समझ आया? चैम्बर एक ही है, कक्ष एक ही है, लेकिन दोनों छिद्र वहीं जाके खुल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन जेनाइटल चैम्बर, ठीक है। लेकिन वहां एक दूसरे को, ये नहीं कि स्पर्म्स रिलीज हो जाए इधर चला जाए, छेद है लेकिन जाएगा नहीं उसी का उसी में, क्योंकि लॉरल्स कैनाल वहां पे नहीं है ना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए, ये जो जेनाइटल कॉमन चैम्बर होता है, कॉमन जेनाइटल चैम्बर, ये एक छिद्र के द्वारा खुलता है। यहाँ लिख रही हूँ कॉमन जेनाइटल चैम्बर, जिसमें मेल और फीमेल गोनाड दोनों खुल रहे हैं। ये एक गोनोपोर के थ्रू खुलता है बाहर की ओर, जिसको हमने पढ़ा है पहले भी, है ना। चैम्बर कहाँ खुल रहा है? गोनोपोर। ठीक। अब देखिए, हमने बोला है कि फेसियोला क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट होता है। तो सभी हम लोग मन में बिठा लेते हैं कि एक ही जीव में तो मेल और फीमेल है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए। भाई मेल और फीमेल एक ही जीव में है, तो अंदर ही अंदर क्यों स्पर्म ओवा को फ्यूज नहीं कर रहा? कर सकता है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि स्वनिषेचन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर्माफ्रोडाइट होने के बावजूद, देखिए हर्माफ्रोडाइट्स तो हैं, लेकिन इनमें फर्टिलाइजेशन क्रॉस होता है। क्रॉस मीन्स परनिसेचन, एक फेसियोला का दूसरे फेसियोला के साथ फर्टिलाइजेशन क्रॉस होगा, इंटरनल ही होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा, शरीर के अंदर ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ें तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है कि क्यों ऐसा फेसियोला कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उनके शरीर में क्या क्या हो रहा है ना। आगे बढ़िए। अब लिखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर पार्ट्स। कितने टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम फेसियोला में होंगे और उसके क्या क्या भाग हैं।
टेस्टियोला हर्माफ्रोडाइट है, एक ही जीव में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाएंगे, एक ही में पाए जाएंगे ना, है ना। तो हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा, फीमेल। तो इधर लिख ले रहे हैं फीमेल, आगे डील करेंगे दोनों को। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनैड आपका टेस्टिस होगा, तो एक एक करके देखते हैं। टेस्टिस में जो मेन गोनैड है जिससे स्पर्म्स बनेंगे, टेस्टिस से बना हुआ स्पर्म्स एक नली में खुलता है जिसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया। ठीक, वासा डिफरेंशिया आगे जाके एक वेसिकल में, एक थैली में खुलता है जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से स्पर्म्स आगे, सेमिनल वेसिकल में रुकता है स्पर्म थोड़ी देर के लिए, फिर आगे जाके पुनः नली में खुलता है जिसको बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट। एजाकुलेटरी डक्ट आगे जाके खुलता है सीरस में, सीरस और सीरस सैक में। सीरस सैक आगे सीरस सैक नहीं खुलता है, इधर हम बोलते हैं कि इसके साथ एक संरचना जुड़ी होती है चारों तरफ से, सैक के चारों ओर, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, जो कुछ पदार्थ स्रावित करते हैं स्पर्म्स को फ्यूज कराने के लिए। और लास्ट इसमें जेनाइटल अपरसरिया, कॉमन जेनाइटल चैम्बर लिख दीजिए। कितने भाग हो गए आपके मेल के, 7 भाग। इन 7 भागों को हम एक एक करके देखेंगे जब हम पूरी तरह से उसको डील करेंगे, ठीक है। फीमेल को लिखे, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट क्या हो जाएगा, ओवरी, जिसमें ओवा बनेगा। ओवा जो रिलीज हो रहा है वो ओविडक्ट से होके गुजरेगा। ओवरी से एक नली निकलती है जिसको ओविडक्ट बोलते हैं। ओविडक्ट से आगे वो यूट्रस में, है ना, जाके अपने आप को मैच्योर करेगा। यूट्रस से आगे लॉरल्स कैनाल है जहां पे स्पर्म्स रिसीव किए जाएंगे। विटेलाइन ग्लैंड है और लास्ट इसमें होता है मैलिस ग्लैंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स हैं वो 6 होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट 7 होते हैं, है ना, जिनको हम एक एक करके अभी देखेंगे। आप दोनों को मैं अभी अलग अलग करके समझाऊंगी, एक बार उसको फिर लास्ट में दोनों को एक साथ करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हेडिंग डालिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब दोनों को हम पढ़ लेंगे ना तो दोनों का एक साथ डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि एक में ही पाया जाता है। तो शुरू में हम लोग दोनों को अलग अलग बनाते हैं, फिर एक करके बनाएंगे, तो साथ में बनाते चले गए हम लोग। पहला पार्ट लिखिए टेस्टिस। टेस्टिस, है ना। टेस्टिस को अगर हम देखें तो कितना होता है ये, एक जोड़ी। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, ये टेस्टिस है हमारा।
तो टेस्टिस एक जोड़ी होता है, मतलब 2 होते हैं। कहाँ होते हैं लिखिए, इनका लोकेशन अगर लिखेंगे तो किस जगह पर होता है, कितना होता है वो तो लिख लिया। तो ये शरीर के बीच तथा पीछे भाग में प्रेजेंट होता है। आप देख रहे हैं ये आगे है क्या, आगे साइड पे है नहीं, बीच से स्टार्ट हुआ है और पीछे तक गया है ना। तो आप लोकेशन लिख सकते हैं, शरीर के मिडिल से लेके पोस्टीरियर एंड तक यह पाया जाता है। ठीक है, अब 2 है हमारे पास, एक राइट और एक लेफ्ट। ये देखिए ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब इसको आप कैसे बताएंगे कि जो बायां वाला होता है, लेफ्ट वाला होता है, ये इधर इधर आगे की ओर रहता है, ये थोड़ा पीछे की ओर है। अब यहाँ पे आपको वो बोल रही हूँ ना, ये आगे की ओर है, ये पीछे साइड तक पूरा गया हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे कि यह जो लेफ्ट टेस्टिस होता है ये आगे की ओर होता है और राइट टेस्टिस पीछे की ओर तक स्थित होता है। तो बीच वाला जो भाग है, मैक्सिमम भाग को कौन कवर कर रहा है, लेफ्ट टेस्टिस, बीच वाले भाग को, और पीछे वाले भाग को कौन कवर कर रहा है, राइट वाला, है ना। तो यहाँ देखिए एक जोड़ी है, तो एक जोड़ी में कर दे, देखिए इसको डिवाइड करते हैं। एक हमारा है लेफ्ट टेस्टिस, जिसको आप एंटीरियर टेस्टिस भी कह रहे हो, और दूसरा है हमारे पास राइट टेस्टिस, जिसको हम पोस्टीरियर टेस्टिस कह रहे हैं। तो इसको पोस्टीरियर क्यों बोल रहे हैं, एंटीरियर क्यों बोल रहे हैं, राइट और लेफ्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक राइट में है एक लेफ्ट में है। अब देखिए लेफ्ट टेस्टिस जो है वह आगे की ओर स्थित है, इसलिए इसको एंटीरियर, और यह शरीर के पीछे तक जा रहा है, इसलिए इसको पोस्टीरियर टेस्टिस कह रहे हैं। ये शरीर के बीच वाले भाग को घेर रहा है और ये शरीर के पश्च भाग को घेर रहा है। क्लियर है ना। इस प्रकार से अगर हम इसके टेस्टिस को देखें, एक पीछे एक आगे, है ना, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, टेंडम अरेंजमेंट। तो याद रखेंगे फेसियोला का जो टेस्टिस होता है टेंडमली रहता है, एक आगे और एक पीछे रहता है। ठीक है, अब टेस्टिस के स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा टेस्टिस है कैसा, मतलब फेसियोला का टेस्टिस कैसा है, तो सॉफ्ट होता है, संकरा होता है, ज्यादा चौड़ा है क्या, नहीं, संकरा होता है, नली के जैसा होता है, तो ट्यूबुलर, साखित है कि नहीं, क्या रेगुलर शेप में है, नहीं, तो इररेगुलर, अनियमित रूप से ये कैसा है, साखित है ना, अनियमित भी है और हाईली ब्रांच्ड है, आप शाखाओं को काउंट नहीं कर पाओगे, है ना। तो एकदम कोमल, सकरा, नली के जैसा, साखित और अनियमित आकार का होता है टेस्टिस, है ना। आप यहाँ देख रहे हैं ये ब्रांचेस में डिवाइड हो गए हैं ये। ठीक है, टेस्टिस का काम क्या है, स्पर्म्स रिलीज करना। तो लिखिए आगे, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा ये, स्पर्म के निर्माण को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं ना, है ना। तो प्रत्येक जो टेस्टिस है, 2 टेस्टिस है इसके पास, प्रत्येक टेस्टिस के इनर वॉल पर एक सेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स। टेस्टिस के अंदर कौन सी कोशिका है, जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स, ये इसी को जर्म सेल्स भी कहते हैं। स्पर्म और ओवा का निर्माण तो जर्म सेल से ही होगा ना, दैहिक कोशिकाओं से होगा क्या, नहीं होगा। तो ये जो जर्म सेल्स हैं यह स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं, क्या करती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या बनेगा, स्पर्म्स, क्या बनेंगे, स्पर्म्स, मेल गैमेट
स्पर्म का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस है, राइट और लेफ्ट टेस्टिस की जो इनर वॉल पर मौजूद जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स क्या बनेंगे? स्पर्म्स। अब आगे स्पर्म्स इसमें बन गया है तो स्पर्म आगे धकेला जाएगा, आगे दिया जाएगा किसको? वासा डिफरेंशिया। ये तो टेस्टिस है ना, टेस्टिस से आगे जो नली जुड़ी हुई है, देख रहे हैं ये वाली नली, इस नली को बोलेंगे क्या? वासा डिफरेंशिया। तो स्पर्म्स यहाँ बनने के बाद आगे वासा डिफरेंशिया में आ जाएगा। क्लियर है? टेस्टिस क्लियर है? चलो अगला स्ट्रक्चर लिखिए, ये अगला पार्ट लिखिए, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंस किसको बोल रहे हैं? वासा डिफरेंशिया कितना है? एक है, दो है, कितना है? दो। तो ये भी एक जोड़ी होगा, एक जोड़ी टेस्टिस से निकला, एक जोड़ी ट्यूबुल, तो एक जोड़ी कहाँ पे है? आप देख के बताओ। राइट और लेफ्ट दोनों है ना? प्रत्येक टेस्टिस के आगे की ओर, ये आगे बोलेंगे ना, पीछे नहीं है। प्रत्येक टेस्टिस से आगे की ओर एक लंबी पतली नली के जैसे संरचना निकली हुई है। कैसी है ये? लिखिए, लंबी पतली संकरी और नली जैसी संरचना है, जो कहां से निकली है? प्रत्येक टेस्टिस के आगे की ओर, और वो कहां तक जाती है? एसिटाबुलम तक, है ना? यहाँ पर आपका आगे वाले भाग में क्या होगा? एसिटाबुलम होगा ना। यहाँ पे हमने पढ़ा था गोनोपोर, गोनोपोर के नीचे एसिटाबुलम, तो एसिटाबुलम तक ये फैली हुई होती है। इसको अलग कलर से शो कर दे रही हूँ, ये देखिए, ये एसिटाबुलम, ठीक है? अब समझ आ जाएगा? यहाँ लिख दे रही हूँ, ये एसिटाबुलम। तो प्रत्येक टेस्टिस से निकल करके आगे की ओर बढ़ती है, एसिटाबुलम तक जाती है। ठीक है, और इसी लंबी पतली कोमल जो नली के समान संरचना है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे? वासा डिफरेंशिया, है ना? तो क्या होता है इस वासा डिफरेंशिया में? जो राइट और लेफ्ट टेस्टिस है ना, उसमें से जो स्पर्म्स निकले हुए हैं, है ना, वो स्पर्म्स इन नलियों में आते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। अब देखिए, ये जो वासा डिफरेंशिया है, राइट टेस्टिस का मतलब राइट साइड का और लेफ्ट साइड का अलग अलग होगा ना। राइट साइड का देखिए आप, जो पोस्टीरियर टेस्टिस है, इसका वासा डिफरेंशिया लंबा होगा, आपको दिखाई दे ही रहा है। ये देखिए, ये लंबा है कंपैरिजन टू लेफ्ट टेस्टिस, है ना? अब इसका फंक्शन देखते हैं। वासा डिफरेंशिया का क्या काम? वासा डिफरेंशिया की जो भीतरी सतह होती है, वह नम होती है, चिकनी होती है, नम और चिकनी है, जिसकी वजह से टेस्टिस में जो स्पर्म्स बने थे, मैच्योर स्पर्म्स थे, वो मैच्योर स्पर्म्स इस चिकने सरफेस से होते हुए आसानी से सेमिनल वेसिकल तक पहुंचा दिए जाते हैं। स्पर्म को हमको यहाँ तक लाना है ना, तो स्पर्म सब गुजर रहा है रास्तों से, तो इसकी जो भीतरी सतह इतनी नम और चिकनी है कि स्पर्म जो है आसानी से आगे की ओर फेंक दिए जा रहे हैं। नहीं तो स्पर्म मूव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। स्पर्म को तो तैरना है, तो कहाँ तैरेगा? जहाँ गीलापन होगा। सूखे जगह पे तैरोगे क्या? नहीं तैर पाएंगे, है ना? तो ये नम और चिकना होने की वजह से स्पर्म आसानी से टेस्टिस में जो बने हुए हैं वो कहाँ पहुंचा दिए जाएंगे? सेमिनल वेसिकल। क्लियर है? तो यहाँ तक पहुंचाने के लिए वासा डिफरेंशिया काम करता है। क्लियर है वासा डिफरेंशिया? चल तीसरा लिखिए। अब आगे क्या लिखेंगे इसमें?
सेमिनल वेसिकल। कितना है सेमिनल वेसिकल? 2 है, 1 है, 3 है, 1 ही है ना? सिंगल होता है, दोनों ओर के वासा डिफरेंशिया एक में ही खुल रहे हैं, है ना? तो प्रत्येक टेस्टिस से जो वासा डिफरेंशिया आ रही है वो एसिटाबुलम के पास मिलकर एक लंबी मस्कुलर, देखिए इसकी संरचना कैसी होती है, लंबी मस्कुलर होती है, मांसपेशियों से बनी होती है, पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार की होती है। देखा है सबने नाशपाती के आकार की होती है, थैलीनुमा होती है, इसलिए तो वेसिकल बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आके स्पॉन्ज थोड़ी देर के लिए रुकेगा, है ना? तो सेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो वासा डिफरेंशिया एसिटाबुलम के पास आकर एक लंबी मस्कुलर नाशपाती के आकार की थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं, ठीक? तो वासा डिफरेंशिया से स्पर्म कहाँ आ गया? सेमिनल वेसिकल में। इसका फंक्शन लिख लो। सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है? यह जो मैच्योर स्पर्म्स हैं उसको स्टोर करके रखने का काम करती है। क्या करती है? स्टोर। किनको? मैच्योर स्पर्म को। तो आप ये बोल सकते हो ये स्पर्म का स्टोर हाउस है, स्टोर रूम है। स्पर्म का क्या है? स्टोर रूम है, जहां पे वो कुछ टाइम के लिए रहती हैं, ठहरती हैं। अब सेमिनल वेसिकल में कुछ टाइम के लिए ठहरे, उसके बाद तो जाना ही है ना कहीं ना कहीं। कहाँ जाएंगी? बोलो। ये देखिए, ये जो गई है ये है एजाकुलेटरी डक्ट, है ना? तो आगे सेमिनल वेसिकल एक पतली सी संकरी सी नली में खुलती है, जिसको एजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? एजाकुलेटरी डक्ट। तो सेमिनल वेसिकल से आगे एक लंबी संकरी, है ना, सॉफ्ट और क्वाइल, याद रखिएगा ये कुंडलित होती है, मुड़ी हुई होती है, ठीक है? तो सेमिनल वेसिकल आगे की ओर एक लंबी पतली सी कोमल संकरी नली के रूप में, है ना, हमको दिखाई देती है। क्वाइल है जिसे हम एजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं, है ना? और ये एजाकुलेटरी डक्ट कहाँ से? सेमिनल वेसिकल से निकला है और इसका दूसरा सिरा खुलता है गोनोपोर में, याद रखेंगे। इसके 2 सिरे देखिए, एक सिरा सेमिनल वेसिकल से जुड़ा है और उसका दूसरा सिरा गोनोपोर से जुड़ा हुआ है। तो सेमिनल वेसिकल में जो स्पर्म्स आए हुए हैं इसी एजाकुलेटरी डक्ट के द्वारा आगे गोनोपोर में भेजे जाएंगे, है ना? अब इस बीच में आप देखिए कि यह जो एजाकुलेटरी डक्ट है, यह एजाकुलेटरी डक्ट सीरस के द्वारा घिरा हुआ रहता है। किसके द्वारा घिरा हुआ रहता है? सीरस के द्वारा, है ना? इसमें भीतर की ओर अगर देखेंगे यहाँ पे, तो ये इसके बाहर की ओर ये सीरस है, उसके बाहर की ओर सीरस सैक है। सीरस की एक थैली है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना? क्लियर है? तो एजाकुलेटरी डक्ट का काम होता है स्पर्म्स को गोनोपोर तक लेके जाना, ठीक? अब जो अगला लिखिए 5वां स्ट्रक्चर, सीरस एंड सीरस सैक। सीरस और सीरस से, सीरस बोल सकते हैं, सीरस बोल सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले इसमें देखते हैं सीरस किसको बोलते हैं।
होती है, लिखिए, ये एक छोटी सी मजबूत और मस्कुलर संरचना है। इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है। ये सीरस है, ये वाला भाग, ये जो ये दिख रहा है ना, ये है सीरस। तो सीरस एक छोटी मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग मजबूत संरचना होती है जो नीचे वाले सिरे से इसमें एजाकुलेटरी डक्ट एंटर करता है। नीचे पे कौन एंटर कर रहा है? एजाकुलेटरी डक्ट। और आगे की ओर ये कॉमन जेनिटल चैम्बर में खुलता है। कहाँ पे खुलेगा? कॉमन जेनिटल चैम्बर में। अभी कॉमन जेनिटल चैम्बर को मैं समझा दूँ। ये मान लेते हैं चैम्बर है, कॉमन है, जो यहाँ पास है। ये तो आपको गोनोपोर दिखाई दिया ना, है ना? ये कॉमन जेनिटल चैम्बर है। इस कॉमन जेनिटल चैम्बर में लेफ्ट साइड की ओर होता है मेल जेनिटल अपर्चर, ये है मेल जेनिटल अपर्चर, और राइट साइड में होता है फीमेल जेनिटल अपर्चर। कॉमन हुआ ना दोनों का चैम्बर, इसलिए बोलते हैं कॉमन जेनिटल चैम्बर। तो जो सीरस है ये आपका एजाकुलेटरी डक्ट है, ये आपका सीरस है ना? तो सीरस का एक सिरा तो इधर एंट्री कर रहा है एजाकुलेटरी डक्ट, और दूसरा सिरा कॉमन जेनिटल चैम्बर में राइट साइड की ओर मेल जेनिटल अपर्चर में खुल रहा है। समझ आया? सीरस कहाँ खुल रहा है? एक साइड पे आप देखेंगे तो इसमें एजाकुलेटरी डक्ट एंटर कर रहा है, और दूसरा सिरा में यह जो कॉमन जेनिटल चैम्बर का लेफ्ट है, लेफ्ट में कौन सा अपर्चर है? मेल या फीमेल? मेल। मेल लेफ्ट में होगा, फीमेल राइट में होगा। तो ये कॉमन जेनिटल चैम्बर के मेल अपर्चर पे जो लेफ्ट साइड की ओर है वहां जाके ये खुलता है। कौन? सीरस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। सीरस जो है यह एक इवर्सिबल पेनिस के रूप में काम करता है। आप सभी जानते हो मेल गोनेड का मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है पेनिस, है ना? पीनस बोलते हैं, कई लोग पेनिस बोलते हैं। तो ये इवर्सिबल पेनिस के रूप में काम करता है। इवर्सिबल मतलब बाहर की ओर निकल सकता है ना? आपने जानवरों पे देखा होगा इसको। तो ये बाहर की ओर ऐसे करके निकल सकता है। तो निकलने का काम क्या, क्यों ये बाहर की ओर निकल रहा है? समझ आया? तो बाहर की ओर निकलने का ये मकसद है कि दूसरे फेसियोला का जो लॉरर्स कैनाल है, लॉरर कैनाल है ना, उस पे ये स्पर्म को ट्रांसफर कर सकता है। तो जब यह इसको बाहर की ओर निकालेगा इसकी बॉडी से, है ना, ये पेनिस के रूप में काम कर रहा है, तो ये बाहर की ओर निकालेगा तो स्पर्म, इसमें क्या है? स्पर्म्स, इसके अंदर इस भाग में क्या है? स्पर्म्स बाहर की ओर निकाल दिया, और जो दूसरा फेसियोला है उसका लॉरर कैनाल का ओपनिंग खुला है। पेनिस जो है स्पर्म को उस लॉरर कैनाल में जाके छोड़ देगा। ठीक है, तो ये एक पेनिस की तरह काम करता है। क्लियर है ना? अब चलिए अब देखते हैं इसी में सीरस से। सीरस तो हो गया, अब सीरस सेक्ट को देखते हैं। सीरस सेक्ट किसको बोलेंगे? देखिए ये पूरा जो भाग है, मैंने थोड़ा सा बताया इसमें आधा, ये पूरा जो भाग है ये सीरस सेक्ट है, थैली है ना? पूरे एक थैली है। उस थैली के अंदर पे क्या क्या, आप अपने बैग में क्या क्या रखते हो? बैग में तो थैला ना, है ना? तो थैला में हम कई सारी चीज रख सकते हैं। तो वैसे ही इस सीरस सेट में क्या क्या होता है, तो देखिए पहला तो आपका सीरस ही है। सीरस सेट में सीरस नहीं भरोगे तो क्या मतलब था? तो सीरस होगा। दूसरा होगा आपका सेमिनल वेसिकल, यह भी उस थैली के अंदर आएगा। तीसरा होगा आपका एजाकुलेटरी डक्ट, ये नली जा रही है ना, ये एजाकुलेटरी डक्ट। और चौथा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। लिख लीजिए क्या क्या होता है इस थैली में। सीरस, सेमिनल वेसिकल, एजाकुलेटरी डक्ट तो होगा ही, और क्या होगा? प्रोस्टेट
रहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इतना पूरा स्ट्रक्चर सीरस सैक, जिसके अंदर ये सब भरे हुए हैं। क्लियर है ना? ये हो गया सीरस और सीरस सैक। गोनोपोर तो बाहर की ओर होगा ना, वो तो कॉमन जेनिटल चैम्बर में है ना। यहाँ अगर ये दिख रहा है ना तो इसको ऐसे थोड़ा सा ये कर दो, ये ऐसा, ठीक है। गोनोपोर तो अलग ही है, वो कॉमन जेनिटल चैम्बर का पार्ट है, उस चैम्बर को हम ले ही नहीं रहे, है ना। चल, फिर ये हो गया सीरस और सीरस से। अब सीरस से क्या आगे, क्या अगला पार्ट बताओ? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये देखिए यहाँ पे जो आपने ड्रॉ किया है छोटे छोटे ऐसे, है ना, ये है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड। एजाकुलेटरी डक्ट के चारों ओर आप देख रहे हैं, ये एजाकुलेटरी डक्ट है, इसके चारों ओर असंख्य, है ना, अनलिमिटेड, आप काउंट नहीं कर पाओगे, है ना, अनलिमिटेड यूनिसेल्युलर प्रोस्टेट ग्लैंड पाए जाते हैं। लिख लीजिए कैसे है ये, एक तो संख्या में कैसे है, अनलिमिटेड, है ना, असंख्य बोल सकते हो। दूसरा यूनिसेल्युलर होते हैं, ग्लैंड्स कैसे हैं, यूनिसेल्युलर। कहाँ पे है? एजाकुलेटरी डक्ट के चारों ओर। ये एजाकुलेटरी डक्ट के चारों ओर असंख्य एक कोशिकीय ग्लैंड्स होते हैं, जो कि, है ना, एजाकुलेटरी डक्ट में ही खुलती हैं। खुलेंगी कहाँ पे ये ग्लैंड्स? एजाकुलेटरी डक्ट, है ना, उसी को चारों ओर से घेरे हुए हैं और उसी में जाके खुलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड कहीं और नहीं खुलेगा। अब ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ तो स्रावित करेगा ना, है ना, तो इसका फंक्शन क्या होगा लिखिए। क्योंकि एजाकुलेटरी डक्ट में खुल रहा है तो ये क्या काम करता है, इससे एक क्षारीय पदार्थ स्रावित होता है। जो पदार्थ स्रावित होगा वो कैसा होगा, किस नेचर का होगा? क्षारीय होगा। और यह जो क्षारीय पदार्थ है, बेसिक सिक्रीशन है, यह कॉपुलेशन के समय, कॉपुलेशन समझते हो, मैटिंग, जब मेल अपना स्पर्म को फीमेल के बॉडी में डाल रहा होगा, है ना। अब मेल फीमेल तो अलग अलग नहीं है, एक फेसियोला का स्पर्म दूसरे फेसियोला के लॉरल्स कैनाल पे डाल रहा होगा, उसको हम बोलते हैं क्या? कॉपुलेशन, मैटिंग, रिप्रोडक्शन, है ना, या कॉन्सीव। तो कॉपुलेशन के दौरान क्या करता है, स्पर्म्स को, है ना, एक्टिवली मूव करने में मदद कराता है। अब भाई ये तो पेनिस के रूप में निकल गया सीरस से, ये सीरस जो है पेनिस के रूप में बाहर निकल गया। एजाकुलेटरी डक्ट में स्पर्म्स हैं, लेकिन स्पर्म्स को एक्टिवली मूव करके लॉरल्स कैनाल पे जाना है ना, वहां पे जाके बोलेंगे कि भाई मैं तो रुकूंगा, तो पॉपुलेशन तो कुछ टाइम के लिए होगा, है ना। तो उस टाइम में उस स्पर्म को एक्टिवली उसमें मूव करने के लिए यह जो क्षारीय पदार्थ स्रावित हो रहा है, ये मदद करा। समझ आया? मतलब एक तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड कॉपुलेशन में मदद करा रहा है, ठीक है ना। इतना हो गया। चलिए लास्ट लिखिए, कॉमन जेनिटल चैम्बर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये लास्ट पार्ट है, कॉमन जेनिटल चैम्बर। मेल और फीमेल जेनिटल अपर्चर एक ही चैम्बर में अलग अलग छिद्र के द्वारा खुलते हैं, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ रहा है एक साइड से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ रहा है, दोनों के अपर्चर कहाँ खुल रहे हैं? जो अभी अभी हमने डायग्राम बताया, ये देखिए, एक साइड से मेल का आ रहा है, चलो कलर चेंज कर देते हैं, इतनी समझ आएगा। ये मेल का स्पर्म्स आ रहा है इधर से, और इधर क्या आएगा? फीमेल का ओवा आ रहा है ना। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों के अपर्चर
जिसमें वो खोल रहे हैं स्पर्म्स को, ओवा को खोल रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, वो एक ही चैम्बर पे मौजूद है ना। इस चैम्बर को हम कॉमन जेनिटल चैम्बर कहते हैं। और वो कॉमन जेनिटल चैम्बर कहाँ खुलता है? गोनोपोर के द्वारा। वो चैम्बर कहाँ खुल रहा है? गोनोपोर के द्वारा शरीर से बाहर वेंट्रल साइड पर खुलता है, क्योंकि गोनोपोर वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। ठीक है, तो मेल को ये देखिए, हमने स्पर्म्स कहाँ बनाए थे? टेस्टिस में। टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनाया, पूरा सीक्वेंस देखिए। टेस्टिस में स्पर्म्स जो बना है वो वासा डिफरेंशिया में आएगा, वासा डिफरेंशिया से, प्रत्येक वासा डिफरेंशिया से सेमिनल वेसिकल में रिलीज होगा, यहाँ कुछ टाइम के लिए रुकेगा। सेमिनल वेसिकल से आगे एजाकुलेटरी डक्ट में जाएगा। एजाकुलेटरी डक्ट में बहुत सारी चीजें खुलती हैं। एक तो इसको चारों तरफ से सिरस ने घेर रखा है ना, उसके चारों तरफ सिरस सैक है। इस सिरस सैक में आपका एजाकुलेटरी डक्ट, सिरस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसी में खुल रहा है, तो ये जो पदार्थ स्रावित करेगा वो एजाकुलेटरी डक्ट में आएगा। स्पर्म्स यहाँ है, पदार्थ भी यहाँ आ रहा है, वो क्या करता है? उसको मूव करने में मदद कराता है। तो जब इसका सिरस पेनिस के रूप में बाहर निकलेगा, है ना, इसका सिरस जब बाहर की ओर निकलेगा, इवर्ट होगा, तो स्पर्म्स जो है वो इजीली कॉपुलेशन के टाइम पर दूसरे फेसियोला के लॉरस कैनाल पर डाल दिया जाएगा। कैसे डालेगा? इस गोनोपोर के थ्रू, है ना। और वो गोनोपोर कहाँ है? उसमें कौन खुल रहा है? इसका चैम्बर, कॉमन जेनिटल चैम्बर। क्लियर है पूरा? चलो, कल हम लोग पढ़ेंगे फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।